नमस्कार दोस्तों, मैं जेसी पांडे। राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज में आज हम लेके आए हैं सेट 4। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पहले अपनी तैयारी के स्तर को जांचने के लिए जो एक पुनरावृत्ति जैसी बात हम करते हैं, तो उसमें अपने जितने चैप्टर्स आपने तैयार किए हैं अब तक, ये टॉपिक को तैयार किया है, उसको जांचने का, परखने का और किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सभी संभावनाओं पर अपनी संभावना के स्तर को समझने के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और हम दोनों चीज लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके चल रहे हैं और साथ में हम जो कंटेंट हैं उससे संबंधित वीडियोस भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज ही आपका सेट 4 है, सेट 4 लेकर के आए हैं हम। और इस सेट 4 में हम बात करेंगे आपसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहां याद रखिएगा आप लोग, ये केवल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बल्कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में जो चारों विकल्प इसके होंगे, हम उन सभी पर व्याख्या करेंगे। और उससे कहने के लिए तो ये 20 हैं, लेकिन वास्तव में ये 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और यहां ये भी याद रखिएगा कि ये टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ नेट और जेआरएफ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप केवल टीजीटी पीजीटी लिखा है तो आप सोचे कि ये नेट जेआरएफ में कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आइए देर ना करें, हम लोग स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्ट कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया है? किसने मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्ट कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं एल डी वाइट, जे.एम. फिफ्नर, गुलिक, कोई भी नहीं। ठीक है, आंसर होगा इसमें गुलिक। गुलिक साहब ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, आपको मालूम होगा, उसको हम कहते हैं पोस्ट कार्य। पोस्ट कार्य, अब इस पोस्ट कार्य में क्या कहा था, इन्होंने जरा देख लीजिए आप लोग। इसमें एक पी का मतलब था प्लानिंग, एक पी का मतलब इसमें ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एस का मतलब था स्टाफिंग, डी का मतलब था डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब था कोऑर्डिनेटिंग और आर का मतलब था रिपोर्टिंग और बी का मतलब था बस्टिंग। ठीक है, बस्टिंग। तो पोस्टकार में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बस्टिंग, ये पोस्टकार का मतलब था। इन्होंने बताया था किसी भी संगठन को अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसके स्टार्टिंग से लेकर के ऑपरेशन तक में इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। और बहुत ही प्रबंधन की दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत था इनका। किसने दिया था? गुलिक उर्विक साहब ने दिया था। ठीक है, ये गुलिक ने दिया था, इनके साथ उर्विक साहब भी थे। उर्विक ने स्पेशली जो अपने सिद्धांत दिए थे वो नियंत्रण के क्षेत्र को लेकर के दिया था। बाकी जो है इनके साथ और भी उन्होंने काम किया था, दोनों ही एक साथ कह सकते हैं कि दोनों ने साथ मिलकर काम किया था, लेकिन थोड़ा विचारधारा में अंतर आ गया और बाद में दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, एक जर्मनी के थे और एक जापान के थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया है? आंसर होगा इसका एफ.डब्ल्यू. टेलर। 4 विकल्प हैं, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, जे.डी. मूने और एफ.डब्ल्यू. टेलर। आंसर टेलर होगा। क्यों होगा टेलर? टेलर को आप जानते हैं, टेलर ने जो अपना सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, इनके 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक तो आप सब लोग बहुत ही इससे परिचित हैं, उसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। और दूसरा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था, वो था कार्यकारी फोरमैनशिप की अवधारणा। कार्यकारी फोरमैनशिप आप लोग सुने होंगे, कंपनियों में फोरमैन होते हैं, कंपनी के ऑपरेशन के लिए फोरमैन होते हैं और
इन्होंने वो कार्यकारी फोरमैनशिप की अवधारणा दिया था। क्वेश्चन आपका संबंधित है कि किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया था। कार्यकारी फोरमैनशिप की अवधारणा में इन्होंने एक्चुअल में ये आदेश की एकता के समर्थक नहीं बल्कि आदेश की विविधता के समर्थक रहे हैं। आदेश की विविधता के समर्थक रहे हैं। इनका ये जैसे कार्यकारी फोरमैनशिप की अवधारणा में इन्होंने 8 फोरमैन की संकल्पना किया। किसकी? 8 फोरमैन की संकल्पना किया। उसमें 4 नियोजनकर्ता के तौर पर थे और 4 जो है क्रियान्वयनकर्ता के तौर पर थे। यानी इनका यह मानना था कि आदेश 2 तरह के हमको प्राप्त होना चाहिए। एक आदेश होता है नियोजन से संबंधित और एक आदेश होना चाहिए क्रियान्वयन से संबंधित। ठीक है, यानी नीति निर्माता और नीति क्रियान्वयनकर्ता दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में विधायिका लोग क्या है? नीति निर्मात्री संस्था है, लेकिन जो कार्यपालिका यानी सरकार है वो नीति क्रियान्वयन वाली संस्था है। तो इनका यह मानना था कि एक ही व्यक्ति सभी जो है क्षेत्रों में दक्ष नहीं हो सकता, कार्यकुशल नहीं हो सकता है। ऐसे हमें आदेश की एकता के स्थान पर आदेश की विविधता की बात करनी चाहिए। हम आजकल है ना, हमें सर्वगुण संपन्न व्यक्ति चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में सभी गुण हो और वह हर तरह से जो है परफेक्शन में उतर पाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? इसमें आंसर होगा इसमें एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? प्रदत्त विधायन यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव। अब इसमें देखा जाए तो प्रश्नकाल के माध्यम से भी नियंत्रण किया जाता है विधायिका पर। ठीक है, कार्यपालिका का विधायिका पर जो नियंत्रण होता है उस नियंत्रण में प्रश्नकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से शून्यकाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और स्थगन प्रस्ताव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रदत्त विधायन की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं माना जा सकता या एक्चुअली इसका भाग ही नहीं है। अगर देखा जाए इस आधार पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदत्त विधायन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा इसको समझिएगा आप लोग। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों होगा? यानी आंसर इसका ये होगा। क्यों होगा ये? एक्चुअल में प्रदत्त विधायन है क्या? विधायिका आप जानते हैं नीति निर्माण की संस्था है। विधायिका नीति निर्माण की संस्था है और जो कार्यपालिका है वो क्रियान्वयन की संस्था है, नीति के क्रियान्वयन की संस्था है। लेकिन प्रदत्त विधायन क्या है? दरअसल विधायिका क्या करने लगी है कि ये मोटा मोटी नीति का निर्माण कर देती है। यानी एक सरसरे तौर पर एक जो है मेन टॉपिक्स को तो बना देती है अपनी पॉलिसी में, लेकिन उसके अंदर और कौन से सब टॉपिक्स होंगे उसके अंदर, यानी एक तरह से हमने आपको ये कह दिया भाई देखो बाजार जा रहे हो, आप ये सामान लेके आना, ना बहुत सस्ता लाना ना बहुत महंगा लाना और इससे संबंधित सामान लाना है। अब आप चले गए बाजार और आपको अधिकार मिल गया कि हमें क्या लाना है, कैसे लाना है वगैरह वगैरह। अब उसमें आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हो, उसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वास्तव में अधिकार दूसरे का था लेकिन दे दिया गया दूसरे को, यानी अधिकार जो विधायिका का था वो अधिकार दे दिया गया किसको? कार्यपालिका को। अब कार्यपालिका उसका अपने स्तर पर उपयोग करती है और कई बार क्या होता है कि कार्यपालिका अपने हिसाब से नीतियां बनाती है, अभी वो अपने हिसाब से उसका क्रियान्वयन भी करती है और प्रायः वह उसमें अपना लाभ देखती है और कहीं न कहीं जनता का नुकसान भी कर देती है। और एक तरह से ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का या लोकतांत्रिक प्रणाली का आप दुरुपयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रदत्त विधायन। आंसर होगा इसमें ए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में अंतर क्या है ये समझिएगा। बहरहाल अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? एक है हर्बर्ट साइमन, दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर, तीसरा है एफ.एम. मार्क्स और अगला है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो आंसर होगा इसमें
FW टेलर। FW टेलर आंसर होगा इसमें। क्या, क्यों, कैसे? दरअसल नो, टेलर आंसर नहीं होगा इसमें, सॉरी ये गलत हो गया। इसमें आंसर होगा एल्टन मेयो। आंसर होगा इसमें एल्टन मेयो। अनौपचारिक संगठन है क्या? दरअसल जैसे किसी संगठन को आप विधिवत खड़ा करें, ठीक है, जैसे विधायिका या कार्यपालिका, ये सब क्या है? एक औपचारिक संगठन है। लेकिन विधायिका और कार्यपालिका या विधायिका के ही कुछ लोग 4, 5, 10 लोगों के साथ एक ऐसे बना लें और वो तय कर ले भाई कि हम बगल बगल ही बैठा करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे। या बहुत सारे ऐसे आपस में ग्रुप बन जाते हैं जिनका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है, या जैसे जिनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। जो चीज ब्लूप्रिंट में नहीं होती है वह जो है अनौपचारिक होती है, और जो ब्लूप्रिंट होता है वह औपचारिक। जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं तो यह औपचारिक है, लेकिन जब मैं क्लास से बाहर कोई ऐसी बात करने लगूं जो है जिसका हमको सोच समझे नहीं है, बिना किसी आधार के कोई भी बात आ गई, उस बात पर हम बात करने लगे, तो वो क्या हो गया? अनौपचारिक। ठीक है, अब इन अनौपचारिक संगठनों की, अब इस अनौपचारिक बात की संगठन में जरूरत क्या है, इसको आप लोग देखिए। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो एल्टन मेयो साहब थे, इन्होंने आप जानते हैं कुछ प्रयोग किए थे, ठीक है, चाहे वो फिलाडेल्फिया प्रयोग हो, चाहे वो बैंकवारिंग प्रयोग हो, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था प्रयोग हो, चाहे वह जो है कोई और प्रयोग हो। इन सभी प्रयोगों में इन्होंने ये देखा था कि एक तो औपचारिक संगठन होता है, औपचारिक संगठन अपना काम करता है, कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी औपचारिक संगठनों में ही कार्य करते हुए अनौपचारिक संबंध भी विकसित हो जाते हैं। यानी कभी कभी उनके अंदर कार्य करते हुए ही एक अनौपचारिक ग्रुप बन जाता है जिसको को पहले से निर्धारित नहीं होता। जैसे कि इन्होंने देखा कि प्रकाश व्यवस्था प्रयोग में इन्होंने देखा कि भाई जो ग्रुप महिलाओं का काम कर रहा है वह एक औपचारिक ग्रुप था, लेकिन उसी ग्रुप के अंतर्गत एक और ग्रुप बन गया जिसको कोई गठित नहीं किया था, बल्कि वह अपने आप से ही बन गया। उसी को हम कहते हैं क्या? अनौपचारिक संगठन। तो इनका यह मानना था कि जो अनौपचारिक संगठन है, और इन्होंने ये भी बताया अपने प्रयोगों की निष्कर्षता, इन्होंने ये भी बताया कि जो अनौपचारिक संगठन होता है, उत्पादन में अनौपचारिक संगठन या किसी भी कार्य के संपादन में अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली प्रकाश व्यवस्था प्रयोग में जो महिलाओं पर प्रयोग किया जा रहा था, जो कि जॉन पेनाक के नेतृत्व में प्रयोग किया जा रहा था, उसका जब इन्होंने अवलोकन किया, निष्कर्ष निकाला, तो उसमें यह बताया कि एक्चुअल में जो महिलाओं की कार्य स्थिति में बदलाव के बावजूद भी जो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा, उसका परिणाम ही था कि उन महिलाओं में आपस में अनौपचारिक संबंध बन गया था। उनके जो पर्यवेक्षक थे, निरीक्षक थे, उनके बीच मध्य में भी आपस में इस प्रकार का संबंध विकसित हो गया था कि वह कार्य परिस्थितियों पर विशेष ध्यान ना दे करके वह अनौपचारिक व्यवहार में इतना लिप्त हो गई थी कि कार्य परिस्थिति में परिवर्तन का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा और उत्पादन उसी तरह से बना रहा जैसे बना रहना चाहिए था, जैसे पहले उत्पादन था। आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता, फ्योल सही है। आदेश की, फ्योल ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति का एक ही स्वामी होना चाहिए, या कह सकते हैं कि एक संगठन का एक ही नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने आदेश की विविधता की बात नहीं की थी। नियंत्रण के क्षेत्र विस्तार की अवधारणा भी किसने दिया था? पूर्विक ने दिया था, यह भी सही है। इन्होंने ये बताया था कि एक कार्मिक एक समय में अधिकतम इन्होंने कहा था एक प्रबंधक एक समय में अधिकतम कितने कार्मिकों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो यह भी सही है। पद सोपान की अवधारणा मूने और रैले ने दिया था। ठीक है, यह भी सही है। प्रत्यक्षीकरण फैरेल हैडी, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। ये वाला सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। फेरल हैडी साहब जो है, इन्होंने जो भी काम किया था वो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में काम किया था, तुलनात्मक पॉलिटिक्स में काम किया था, ठीक है, और प्रदत्तीकरण से कोई इनका संबंध नहीं है, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम था जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसमें इन्होंने तुलनात्मकता की बात की थी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की क्या भूमिका है और क्यों तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? एक कह रहा है बहुत से अधिकारियों से आदेश ग्रहण करना, बी कह रहा है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना, अगला कह रहा है दो परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना, डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। आदेश की एकता से मतलब है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। अभी इससे पहले बात ही हुई हमारी, हेनरी फेयोल की अवधारणा है, और हेनरी फेयोल ने कहा था कि आदेश की, क्योंकि हेनरी फेयोल साहब ने आदेश की एकता का समर्थन किया था, जिसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि एक अधिकारी को केवल एक अधिकारी से ही, यानी एक अपने प्रमुख व्यक्ति से ही आदेश ग्रहण करना चाहिए, ठीक है, या एक कार्मिक को केवल एक कार्मिक से ही, यानी आदेशकर्ता केवल एक होना चाहिए। उसके क्रियान्वयनकर्ता बहुत लोग हो सकते हैं, उसके पालनकर्ता कई लोग हो सकते हैं, लेकिन एक कर्मचारी का केवल एक ही स्वामी होना चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि अगर एक कर्मचारी के कई स्वामी होते हैं तो संगठन को एक करना या एक जो है नीति में बांधना यह आसान नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? एल.डी. व्हाइट को, विलोबी को, मैरी पार्कर फॉलेट है, फॉलेट गलत लिखा है, मैरी पार्कर फॉलेट को, और वुड्रो विल्सन को। आंसर हो जाएगा इसमें वुड्रो विल्सन। क्यों? वुड्रो विल्सन साहब ने 1887 में एक लेख लिखा था, उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वुड्रो विल्सन साहब ने, जबकि ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में ये अमेरिका के एक प्रांत के गवर्नर और बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, और 5 प्रमुख राष्ट्रपतियों में, अमेरिका के 5 प्रमुख राष्ट्रपतियों में इनको गिना जाता है, ठीक है। इन्होंने पढ़ाते समय ही एक लेख लिखा था, उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का अध्ययन, और उसी में ही इन साहब ने यह बताने का प्रयास किया था कि दरअसल राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन ये दोनों एक साथ आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अगर प्रशासन का विधिवत अध्ययन अगर करना है, व्यापक अध्ययन करना है, तो लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करके उसको पृथक विषय जो है बनाना चाहिए, ठीक है। और इनका लेख जो था, ये जो आर्टिकल था, यही लोक प्रशासन के विषयगत विकास में जो है कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है। इसीलिए वुड्रो विल्सन साहब को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। और अगर भारत में, यानी भारतीय लोक प्रशासन के जनक के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर चाणक्य होंगे, यानी कौटिल्य होंगे, ठीक है। लेकिन वैश्विक स्तर पर वुड्रो विल्सन साहब को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था? किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था? अब ये पद सोपान को स्केलर पद्धति क्या है? स्केलर पद्धति का मतलब होता है एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था, एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था जिसमें टॉप पर बैठा हुआ बंदा क्या होता है? किसी कंपनी का प्रमुख होता है, ठीक है, किसी कंपनी का प्रमुख होता है, और उसके बाद सभी क्या होते हैं? उसके अधीनस्थ होते हैं। जैसे ये है, अब ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है, ये एक के बाद एक जो है ये रहेंगे, ठीक है।
तो यानी इसी हम स्केलर पद्धति को हम सीढ़ीनुमा व्यवस्था के साथ साथ क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रक्रिया भी कहते हैं। क्रमिक या उत्तरोत्तर प्रक्रिया भी है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये प्रक्रिया, क्या कहा है इन्होंने, इसको जरा समझते हैं हम आप। ठीक, किसका है ये, आंसर क्या हो जाएगा, सी। किसने पशुपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है, किसने दिया था, मूने एवं रेले साहब ने। और इस पदसोपान में यह बताने का प्रयास किया गया था कि इसमें उच्चतर और अधीनस्थ जैसे संबंधों का विकास होता है। ऊपरी पदसोपान पर बैठा हुआ व्यक्ति शीर्ष अधिकारी होता है और बाकी सब अन्य उसके अधीनस्थ होते हैं। हेनरी फ्योल साहब ने कहा था कि उस शीर्ष पर बैठा अधिकारी सबका बॉस होता है और उसको सबको उसके आदेश का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां किया गया था? लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहां किया गया था? 1810 यूएसए में, 1815 ब्रिटेन में, 1919 यूएसएसआर में और 1812 फ्रांस में। आंसर होगा इसका 1812 फ्रांस में। 1812 फ्रांस में क्या हुआ था जरा सो समझिएगा आप लोग। एक्चुअली लोक प्रशासन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो 1812 में फ्रांस में किया गया था। फ्रेंच लेखक थे एक चार्ल्स जीन बोनिन। कौन थे? चार्ल्स जीन बोनिन। चार्ल्स जीन बोनिन। चार्ल्स जीन बोनिन साहब ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। प्रिंसिपल्स फ्रेंच लैंग्वेज में थी ये, प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। याद रखिएगा ये फ्रेंच लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं, प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। और ये जो किताब थी, इस किताब में ही इन्होंने ही नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए, नेपोलियन के समय में सरकारी अधिकारियों के लिए एक प्रशासनिक संहिता यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक तैयार किया था। इसका नाम था प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक। ठीक है, और ये इसी में इन्होंने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था शब्द का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कब इस्तेमाल किया था? 1812 में। कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा कि लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था, कब किया गया था? फ्रांस में किया गया था, 1812 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है? नवीन लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदय एवं विकास में कौन सी घटना सहायक है? क्रम देखिए। सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हानि प्रतिवेदन, ठीक है, बिल्कुल सही है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस और उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो समझिएगा इस चीज को। आंसर होगा इसमें सभी। सभी क्यों होगा आंसर? देखिए ये बिल्कुल सही सीक्वेंस बनाया गया है। सबसे पहले अमेरिका में एक सोशल ग्रुप के रिक्वेस्ट पर सरकार ने प्रोफेसर हनी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई और ये देखने के लिए समिति बनाई गई थी कि उच्च शिक्षा में और कैसे सुधार किया जा सकता है। और उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो 1967 में आई थी और उसमें बहुत सारी कमियां बताई गई थी सरकार की कि ये करना चाहिए और सरकार ने ये नहीं किया। उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सरकार ने जो किया है वह काफी कम है और जो समस्या हमने बताई है वह भी कम है, काफी कम है। वास्तव में समस्या इससे ज्यादा है।
इसी के बाद में युवा चिंतकों का पहला सम्मेलन अमेरिका के मिन्नोब्रुक में बुलाया गया और उस सम्मेलन का नाम था मिन्नोब्रुक सम्मेलन। अमेरिका का एक शहर है मिन्नोब्रुक और 1968 में ठीक इसके बाद ही ये सम्मेलन बुलाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और उसी समय ड्वाइट वाल्डो साहब ने एक किताब लिखी थी, ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, और ये किताब 1971 में लिखी गई थी। ठीक है, क्योंकि इसी के बीच में एक किताब और आई थी फ्रैंक मेरनी साहब की। फ्रैंक मेरनी के समय में भी एक किताब आई थी और उस किताब का जो नाम था वो जो है इसी मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव के सेंस में ही उसको लिखा गया था। ठीक है ना। और उसके बाद जो ये आया 1971 में प्रोफेसर वाल्डो साहब की किताब आई, जो इस किताब ने ही नवीन लोक प्रशासन के उदय की नींव रखी वास्तव में। ठीक है, और इसीलिए एक साहित्य के तौर पर याद रखिएगा, एक साहित्य के तौर पर या एक शास्त्र के तौर पर लोक प्रशासन को के नवीन लोक प्रशासन की जन्मदाता के तौर पर जिनको माना ही जाता है, किसको, प्रोफेसर वाल्डो साहब को। ड्वाइट वाल्डो साहब ने ही एक शास्त्र के रूप में डॉक्टर विल्सन साहब को या प्रोफेसर विल्सन साहब को यानी वुड्रो विल्सन साहब को लोक प्रशासन के जन्मदाता के तौर पर माना था। ठीक है, आंसर होगा इसमें सभी। अगला क्वेश्चन, 1968 का मिन्नोब्रुक सम्मेलन संबंधित है, ये ठीक उसी से लगा हुआ क्वेश्चन है। लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से, संगठन से। आंसर होगा, देखिए अब अगर उसको इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तब तो आप कहेंगे लोक प्रशासन से, तब तो आप क्या कह सकते हैं, लोक प्रशासन से। ठीक है, लेकिन सच ये है कि अगर इसको हम आप थोड़ा सा अंदर से देखें तो वास्तव में देखिए लोक प्रशासन का जन्म तो 1887 में ही हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो विल्सन साहब ने लेख लिखा था उसी से हो गया था। लेकिन वास्तव में इस मिन्नोब्रुक सम्मेलन से लोक प्रशासन की एक नई विधा, एक नई प्रथा का जन्म हुआ था और उसे कहा गया नवीन लोक प्रशासन। यानी जो है नवीन लोक प्रशासन वास्तव में वह संकल्पना थी जिसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र में आए हुए और नए युवा चिंतकों और उनके नवीन विचारों को समायोजित किया गया था। यानी लोक प्रशासन एक परंपरागत अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन लोक प्रशासन को नया कैसे बनाया जाए इसके संदर्भ में जो विचार आया था वह नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा के अंतर्गत ही आया था। और अभी जब किसी तरह से आपको आगे बताएंगे हम, तो वहां पढ़ाएंगे अभी नवीन लोक प्रशासन, तो वहां बताएंगे आपको कि नवीन लोक प्रशासन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए घटनाक्रम के बाद जो है जो लक्ष्य बनाया गया इसका, वह लक्ष्य इसको क्यों और कैसे नवीन बनाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें पहला कह रहा है केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो वास्तव में केंद्रीकरण अगर है तो आपातकाल से केंद्र, भाई हमारे यहां जो आपातकाल की संकल्पना की गई है उस आपातकाल की संकल्पना में पहली चीज तो ये पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आप आपातकाल लगाते हैं तो आपातकाल पर अधिकार किसका, चाहे तीनों आपातकाल, चाहे वो 352 तीनों आपातकाल की अगर हम बात करें तो अगर हम आपातकाल की बात करें तो चाहे वो अनुच्छेद 352 के तहत बात करें, चाहे अनुच्छेद 356 की बात करें या फिर अनुच्छेद 360 की बात करें, किसी भी प्रकार की आपातकाल की बात करें, इस पर अधिकार किसको है? सभी आपातकाल पर अधिकार किसको है? केंद्र को अधिकार है, राज्यों को यहां पर कोई अधिकार ही नहीं है। तो इस आधार पर भी अगर देखें तो क्यों बनाया गया, आखिर रक्षा, विदेश और संचार मामले केंद्रीय सूची का विषय क्यों रखा गया?
इसलिए कि ये केंद्रीकरण का अगर यह विषय केंद्र के पास रहेंगे तो केंद्र को निपटना इन केंद्र के लिए आसान हो जाएगा। यानी इन मामलों पर अगर केंद्र का अधिकार रखा जाता है तो केंद्र सरकार इनसे अच्छी तरीके से निपट सकती है। अगर राज्यों की सहमति की बात आएगी तो आप समझ सकते हैं अलग अलग राज्य जिस प्रकार से भारत की संरचना है, जिस प्रकार से भारत राज्यों का संघ है, उसमें सभी राज्यों को एक मत करना किसी एक विशेष मुद्दे पर इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर यह सही है। दूसरा कह रहा है इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, यह भी बात सही है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है सत्य नहीं है, यह भी ध्यान देना यहां पर। तीसरा कह रहा है यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है ना। फिर कह रहा है यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है, यह भी सही है। वास्तव में यही सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है इसमें कौन सा? सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। देखिए, कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति का विकास होने का मतलब होता है कि वास्तव में विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। विकेंद्रीकरण के माध्यम से आप दूसरी पंक्ति विकसित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डेलीगेशन का एक पार्ट होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का एक पार्ट होगा। सेंट्रलाइजेशन में ये चीज नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक। अभिप्रेरणा यानी कह सकते हैं मोटिवेशन के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक। अब अभिप्रेरणा तो हम आगे पढ़ाएंगे अब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के बारे में, लेकिन के पुरस्कार सिद्धांत, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत मतलब कुछ पुरस्कार देकर के आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। के प्रतिपादक कौन थे? पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैकग्रेगर और एस.ई. फाइंडर। ठीक है, इसमें आंसर होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर साहब हों या हेनरी फेयोल साहब हों, जितने भी क्लासिकल थ्योरी वाले चिंतक हैं, परंपरागत चिंतक हैं, ये सब गलत कार्य के लिए दंड और अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार की अवधारणा का समर्थन करते हैं। इसीलिए टेलर साहब ने अपनी अवधारणा में बताया था कि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, और अगर कोई ज्यादा कार्य करता है तो ज्यादा कार्य करने वाले को भी क्या होना चाहिए? ठीक है, उसको अधिक पैसा मिलना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने विभेदात्मक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विभेदात्मक दर पद्धति। विभेदात्मक दर पद्धति विभेदात्मक दर पद्धति, ठीक है, की बात किया था। यानी जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा वेतन मिले। इन्होंने कहा था कि अगर कोई और बेहतर कार्य करता है तो उसको अधिक पैसा मिलना चाहिए, यानी अधिक कार्य करने वाले को, अच्छा कार्य करने वाले को अधिक पैसा मिलना चाहिए। विभेदात्मक दर पद्धति की बात इन्होंने किया था। ठीक है, और आप जानते हैं फैक्ट्रियों में इन्होंने बोनस की शुरुआत भी किया था। फैक्ट्रियों में इन्होंने बोनस की शुरुआत भी किया था, और वह बोनस जो है वो सार्वजनिक आधार पर था, लेकिन विभेदात्मक जो दर पद्धति थी यह व्यक्तिगत आधार पर थी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। यह कथन संबंधित है एल.डी. व्हाइट, जे.डी. मूने, डिमॉक एवं डिमाक और ई.सी. डेविस। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। मनोबल के बारे में कई लोगों ने बताया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहां पर इस मनोबल के बारे में ये जो बात है ये एल.डी. व्हाइट साहब ने कही थी। किसने कही थी? एल.डी. व्हाइट साहब ने। एल.डी. व्हाइट साहब ने क्या कहा था इसमें? मनोबल के बारे में मैंने कहा ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिया था। तो एल.डी. व्हाइट साहब ने क्या कहा था कि मनोबल एक व्यक्ति या समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। लेकिन इसी मनोबल के बारे में चेस्टर बर्नार्ड साहब ने कहा था कि मनोबल एक स्वप्रेरित
अवधारणा है या स्वप्रेरित प्रेरणा है। मनोबल क्या है? सेल्फ इंडक्टिव या सेल्फ म्यूटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है। इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो एप्लेवाइट हैं, मैकफर्लैंड हैं, मार्शल डिमॉक हैं, अलेक्जेंडर लाइम हैं, इन सब ने भी अपनी बात कही है, यानी मनोबल को अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये भी मानते थे कि यह व्यक्तियों या समूहों की मानसिक अभिवृद्धि में यानी मेंटल ग्रोथ में भी सहायक है, मेंटल एटीट्यूड में भी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अधीनस्थ या अवर कर्मचारियों को आदेश जारी करना, अवर कर्मचारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, सांस्थानिक सेवाएं प्रदान करना और मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। मुख्य कार्यपालिका यानी चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी को परामर्श देना। आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा समझिए कि स्टाफ है क्या, स्टाफ एजेंसी है क्या, जान लेंगे सही सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। दरअसल दो संगठन होते हैं, एक होता है लाइन और दूसरा होता है स्टाफ। यानी संगठन को दो भागों में बांटा जाता है, किसी भी संगठन को दो भागों में बांटा जाता है। और इस अवधारणा को स्पेशली कहां से लिया गया? इस अवधारणा को, ये दोनों शब्द स्पेशली कहां से आए थे? सेना से लिए गए थे, आर्मी से लिए गए हैं। सेना में दो प्रकार की इकाइयां होती हैं, एक होती है लाइन, एक होती है स्टाफ। लाइन को हिंदी में आप सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, दोनों लिखा मिलता है नाउन के तौर पर, सूत्र भी और लाइन, ठीक है, सूत्र और स्टाफ या लाइन और स्टाफ। ये लाइन क्या है, स्टाफ क्या है? दरअसल स्टाफ जो है ये कह सकते हैं उच्च अधिकारियों या सेवानिवृत्त या सेवा जो निवृत्त होते हैं लोग, उच्च अधिकारियों या फिर आप कह सकते हैं जो रिटायर लोग होते हैं उनका ग्रुप होता है, ठीक है। और जो ये लाइन होता है ये अधीनस्थों का या सबऑर्डिनेट्स का समूह होता है। यानी सेना की अगर हम बात करें तो ये ऑफिसर क्लास होता है और ये मुख्यालय में, सेना मुख्यालय में बैठता है। और सेना जो और लाइन उसको कहते हैं जो बॉर्डर पर या कहीं पर भी तैनात होता है। यह उन अधिकारियों का समूह है जो कभी सेना में काम कर चुके हैं और ये बैठ करके उस अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके इनके लिए नीति बनाते हैं और इनसे आदेश जाता है और ये लोग इनके आदेशों का क्रियान्वयन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, जैसे अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी तो बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि एक आदेश आता है किसके लिए? जो वहां पर उस जो है ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहा होता है, उसमें एक्टर सनी देओल रहता है, ठीक है। उसके लिए आदेश आता है कि आप इस स्थिति को देखते हुए चाहे तो आप स्वयं निर्णय ले लें, या तो आप लड़िए या फिर आप चाहे तो पोस्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये आदेश आया था, ये आदेश कहां से आया था? ये आदेश स्टाफ इकाई ने दिया था। किस इकाई को दिया था? लाइन इकाई को दिया था, सूत्र इकाई को दिया था। बिल्कुल अगर हम प्रशासन में देखें तो प्रशासन में भी ऐसे होता है। कैसे होता है? सचिवालय जो होता है ये स्टाफ इकाई है। जो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है, ये स्टाफ इकाई है। और जो जिले में विभिन्न प्रकार के चाहे वो जितने भी डीएम है, मंडलायुक्त है, फला है, ये सूत्र इकाई है, ठीक है, सूत्र इकाई है। तो यानी लाइन इकाई है। सचिवालय आदेश करता है और जो जिले में बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, ये इसके क्रियान्वयन करता है। तो ये लाइन हुए और ये कौन हुए? स्टाफ हुए, ठीक है। तो ये किसको देता है भाई? जिले में आदेश किसको देगा? जिस विभाग को दे रहा है उस विभाग के प्रमुख को देगा। जाहिर सी बात है मंडलायुक्त को देगा या फिर जिला अधिकारी को मिलेगा आदेश, ठीक है। या फिर जिस विभाग में आदेश जाना है उस विभाग का जो प्रमुख होगा, जैसे जिले में अगर कोई आदेश आना है शिक्षा विभाग से संबंधित है तो डीआईओ के पास आएगा, ठीक है, क्योंकि जिले का प्रमुख होगा। लेकिन हो सकता है उसकी एक कॉपी सीधे डीएम के पास भी जाए, क्योंकि डीएम के पास वो सभी चीज की कॉपी जाती है जो किसी अन्य अधिकारी के पास जानी होती है, ठीक है।
यहां समझिएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सत्ता सहमति मॉडल की रचना की। सत्ता सहमति मॉडल की रचना किसने किया? मेयो, हर्बर्ट साइमन, बर्नार्ड, विलियम जी स्कॉट। पहला ऑप्शन है मेयो, अगला है विलियम जी स्कॉट, सी है हर्बर्ट साइमन और डी है बर्नार्ड। सत्ता सहमति मॉडल, व्यवहारवादियों ने यह मॉडल दिया था, लेकिन व्यवहारवादियों में हर्बर्ट साइमन भी आते हैं और बर्नार्ड भी आते हैं। ये आंसर होगा इसमें चेस्टर बर्नार्ड, बर्नार्ड साहब। बर्नार्ड साहब ने क्या कहा था, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग। बर्नार्ड साहब ने परिचित सहमति मॉडल की रचना किया था और अपने मॉडल में इन्होंने कहा था कि संगठन सहयोगशील प्रणाली है। सहयोग प्रयोजनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता में उत्पन्न होता है, जिसे वह अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यानी सत्ता एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रयोजन होती है जिसको कोई व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता है, और अगर अकेले नहीं कर सकता है तो वह क्या करेगा? अन्य व्यक्तियों का सहयोग चाहेगा, लोगों का सहयोग चाहेगा, और जब यह सहयोग प्राप्त करना है उसको, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लोगों से संचार करना पड़ेगा, और संचार में लोगों से सहयोग क्यों प्राप्त कर रहा है, सहयोग की भावना क्या है, यह भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना? और इस में उभयनिष्ठ क्या होगा? प्रयोजन। संचार तभी सफल होता है जब प्रयोजन स्पष्ट हो। ठीक है ना? तो अब प्रयोजन में सहमति कब होगी? जब प्रयोजन ऐसा होगा कि जिनसे आप संचार कर रहे हैं वे भी इससे सहमत होंगे। ठीक है, तो सत्ता सहमति मॉडल यही कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? संचार, प्रयोजन और साथ में सहयोग। ठीक है, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सामूहिक अवधारणा है व्यवहारवादियों के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशासनिक अभिकरण के पास, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? कार्य संपादन का एकाधिकार है। सूत्र अभिकरण, सहायक अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर आप लोग खुद निकालिए, अपने में से निकालिए। अभी मैंने इसके पहले लाइन और स्टाफ में आपको बताया था। अब पढ़िए प्रश्न को, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार किसके पास है? सूत्र अभिकरण के पास, स्टाफ अभिकरण के पास, सहायक अभिकरण के पास, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? भाई अभी तो मैंने बता दिया था ना आपको कि स्टाफ जो है वो परामर्श देता है या आदेश देता है किसको? लाइन को, यानी सूत्र को। स्पष्ट है ना कि अधिकार किसके पास है? निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन को, वर्क को परफॉर्म करने का अधिकार किसके पास है? सूत्र अभिकरण के पास होगा भाई, क्योंकि मैंने कहा स्टाफ तो सलाह देता है या आदेश देता है किसको? सूत्र को। सूत्र क्रियान्वयनकारी, याद रखिएगा। यहां पर मैं दोनों लिख दे रहा हूं और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो स्टाफ है हमारा, स्टाफ और लाइन यानी सूत्र, स्टाफ को हम हिंदी में भी ऐसे स्टाफ ही लिखते हैं और लाइन को सूत्र लिखते हैं। याद रखिएगा, स्टाफ जो है ये एडवाइजरी बॉडी है, यानी आप कह सकते हैं कि सलाहकारी एजेंसी है। ठीक है ना? और जो लाइन है यानी सूत्र है ये क्रियान्वयनकारी एजेंसी है। क्या है? क्रियान्वयनकारी। ठीक है, यानी इसका काम है पॉलिसी मेकिंग करना और इसका कार्य है पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करना। ठीक है, तो ऐसे में यहां कैसे क्या पूछा? निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो कार्य संपादन यानी इंप्लीमेंटेशन का एकाधिकार किसके पास है? सूत्र अभिकरण के पास होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कार्यात्मक फोरमैनशिप। अभी इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, रिपीट करिए। कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक यानी बॉस नहीं है? कार्यात्मक फोरमैनशिप को इससे पहले हमने बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में बताया था। कंपनियों में फोरमैन होते हैं, उन्हीं के बारे में बात हुई थी। ये
निरीक्षक, अनुशासक, नियंत्रक, निर्देशन कार्ड लिपिक, कौन सा बॉस नहीं है इसमें? तो अब थोड़ा सा अगर आपको टेलर के सिद्धांत पर जाएं आप, तो एफडब्ल्यू टेलरशिप ने एक फंक्शनल फोरमैनशिप की अवधारणा दिया था। किसने दिया था? टेलर साहब ने दिया था यह अवधारणा। और कार्यकारी फोरमैनशिप में, फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने 8 सुपरवाइजर की बात किया था। ठीक है, किसकी? 8 फोरमैन की बात किया था। और इसमें इन्होंने कहा था कि 4 इसमें ऐसे होंगे, 4 इसमें क्या होंगे? नीति निर्माण से संबंधित होंगे, नीति निर्माण से संबंधित होंगे, और 4 होंगे जो नीति के क्रियान्वयन से संबंधित होंगे, नीति के क्रियान्वयन से संबंधित होंगे। अब नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में था कौन? बेसिकली नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में निरीक्षक भी आते थे, निरीक्षक के साथ साथ अनुशासक भी आते थे, निर्देशन कार्ड लिपिक भी आते थे, यानी निर्देशक भी आते थे। शामिल नहीं था कुछ तो नियंत्रक नहीं था। क्या नहीं शामिल था? नियंत्रक नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ये। ठीक है, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक यानी बॉस नहीं है? तो कौन होगा? नियंत्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा एक बार। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। हर्जबर्ग, मैग्रेगर, मैस्लो, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या जो भी है, आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम मैस्लो। आप जानते हैं, ध्यान समझिएगा, अब्राहम मैस्लो साहब ने आवश्यकताओं का एक पद सोपान बनाया था। आवश्यकताओं का एक क्या किया था? पद सोपान, यानी हायरार्की में इसको बनाया था। क्या बनाया था? इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में 5 प्रकार की आवश्यकताओं से गुजरता है। व्यक्ति जो है अपने जीवन में 5 प्रकार की आवश्यकताओं से गुजरता है। उन आवश्यकताओं में इन्होंने कहा था कि उसकी जो पहली आवश्यकता होती है, जो सबसे पहली आवश्यकता होती है, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो क्या होती है? भौतिक आवश्यकता होती है। क्या होती है? ये भौतिक आवश्यकता होती है। और उसके बाद, भौतिक आवश्यकता के बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है किसकी तरफ? सुरक्षा आवश्यकता की तरफ आगे बढ़ता है। किसकी तरफ आगे बढ़ता है? सुरक्षा आवश्यकता की तरफ आगे बढ़ता है। यानी रोटी कपड़ा के बाद, मकान के बाद सुरक्षा आवश्यकता, यानी उसके पास एक जॉब चाहिए, प्रॉपर उसके पास एक काम चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, और सुरक्षा आवश्यकताओं के बाद वो जाता है सामाजिक आवश्यकताओं की तरफ। ठीक है, यानी उसका एक घर परिवार होना चाहिए, नाते रिश्तेदार होने चाहिए, यानी सामाजिक आवश्यकताओं तरफ जाता है। इसके बाद वह व्यक्ति यानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है अपने जीवन के, जहां उसको आत्मसम्मान चाहिए। काम उसने बहुत कर लिया, अब उसे क्या चाहिए? सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। और जब वो आत्मसम्मान के स्तर तक पहुंच जाता है तो मास्लो साहब ये कहते हैं कि फिर वह व्यक्ति टॉप पर बात करता है, किसके? आत्मसिद्धि की बात करता है, आत्म सिद्धि की बात करता है। यानी सबसे निचले स्तर पर भौतिक आवश्यकताएं, इसके बाद सुरक्षा आवश्यकताएं, इसके बाद जो है सामाजिक आवश्यकताएं, उसके ऊपर आत्मसम्मान, और सबसे ऊपर आत्म सिद्धि। मैस्लो साहब ये कहते हैं कि ये आवश्यकताएं क्रमिक प्रक्रिया में होती हैं। यानी जब तक एक आवश्यकता, क्वेश्चन का आंसर आपका यहीं पर जो है छिपा हुआ है, जब तक एक आवश्यकता आपकी पूरी नहीं हो जाती है तब तक व्यक्ति अगली आवश्यकता की ओर नहीं बढ़ता है। और प्रत्येक आवश्यकता अगली आवश्यकता के लिए प्रेरणा बन जाती है। यानी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति अगली आवश्यकता के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर 4G फोन होगा तो आप चाहेंगे हमको 5G फोन मिल जाए। आपके पास 5G फोन आ जाए, वो 50,000 रुपए का होगा, 30,000 रुपए का होगा, 40,000 रुपए का होगा, तो आप चाहे हमारे पास आईफोन आ जाए। आपके पास आईफोन आ जाएगा तो आप सोचेंगे कि हमारे पास
इससे ऊपर वाली चीजें हो जाए, यानी जो आवश्यकता पूरी होती है वह अब प्रेरणा के रूप में कार्य करना बंद कर देती है, लेकिन अगली आवश्यकता के लिए वह प्रेरणा बन जाती है। तो प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति अगली आवश्यकता के लिए प्रेरणा हो जाती है, और जब तक वो आवश्यकता पूरी नहीं होगी, याद रखिएगा, तब तक व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ता नहीं है, ऐसा अब्राहम मैस्लो साहब कहते हैं। ठीक है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, का उपागम का आधार है क्या? आगत एवं निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति। यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है क्या? आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह आवश्यक, यहां पर आप यहां भी जोड़ सकते हैं आगे। ठीक है, यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है। यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ठीक है, नॉन साइंटिफिक। यह अभाव की राजनीति से संबंधित है। वास्तव में आगत यानी इनपुट, निर्गत यानी आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। यह आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। कैसे ए हो जाएगा इसको आप लोग समझिए। एक्चुअली ये थ्योरम है, आप जानते हैं, आमंड एंड पावेल की। ठीक है, आमंड एवं पावेल का एक ये थ्योरम है या सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें इन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम की बात कही थी। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो है ये एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। ये आई कहां से? एक्चुअली इसमें एक अवधारणा आप जानते हैं ईस्टन साहब की है। एक अवधारणा किसकी है? ईस्टन साहब की है। ईस्टन साहब ने आगत निर्गत मॉडल का प्रयोग किया था। ठीक है, लेकिन और उस आगत वास्तव में आमंड और पावेल साहब ने ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल का सुधार किया था, और सुधार करके ये कहा था कि विशेष कार्य के लिए विशिष्ट संरचना की उपयोगिता को इस उपागम में स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल का सुधार करके विशेष कार्य के लिए विशिष्ट संरचना की उपयोगिता को स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कह सकते हैं आप कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है वो आगत एवं निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। जबकि ईस्टन साहब ने यह कहा था कि हमें केवल एक कार्यात्मक संरचना को स्वीकार करना चाहिए, जबकि आमंड और पावेल साहब कहते हैं कि हमें विश्लेषण पर ध्यान देना चाहिए, यानी एनालिसिस पर ध्यान देना चाहिए, और यह एनालिसिस जो होगी वह समग्रता में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगली सीरीज लेकर के हम आएंगे अगली 20 क्वेश्चन की। ठीक है, कोई कमी हो तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू।